संस्कृताय नमः, सर्वव्याय नमो नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, आज हम पढ़ेंगे हल संधि। ठीक है, हल का मतलब होता है व्यंजनम और संधि का मतलब होता है समझौता करना या मेल मिलाप करना या कोई संधारण करना। ठीक है, अब कि कुछ होशियार बच्चों को तो पता ही चलता, उन्हें पता होता है कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और कुछ बच्चे कमजोर होता है, उन्हें ये पता नहीं होता है कि हल क्या होता है। तो हल क्या होता है? हल व्यंजन होता है जिनकी संख्याएं 33 होती हैं। तो 33 संख्याएं कौन कौन सी, उन्हें अपन सबसे पहले देखेंगे, और उसके बाद में हम व्यंजनम की परिभाषा सीखेंगे, और उसके बाद में सचोट और संधि का सूत्र पढ़ेंगे, और सूत्र के बाद में हम निम्न उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो देखो कि व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है, जिन्हें संस्कृत में बोला जाता है 83। ठीक है, अब देखो कौन कौन से, जिसमें 5 वर्ग होते हैं जिन्हें स्पर्श स्थावरण के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग को कु भी बोला जाता है, और क, ख, ग, घ, य, ये 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण हो गए? 5 वर्ण। उसके बाद में आता है च वर्ग। च वर्ग को चू भी बोला जाता है, जिसके अंदर होता है च, श, ज, झ, य, और ये भी कुल कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, च वर्ग का पहला वर्ण च है, च वर्ग का दूसरा वर्ण श है, च वर्ग का तीसरा वर्ण ज है, च वर्ग का चौथा वर्ण झ है, और च वर्ग का 5वां वर्ण ये है, जो सचोट संधि के अंदर आएगा, आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद में आता है ट वर्ग। ट वर्ग को टू भी बोला जाता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो ट वर्ग का पहला वर्ण ट है, ट वर्ग का दूसरा वर्ण ठ है, और ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड है, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ढ है, और ट वर्ग का चौथा वर्ण ण है। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है त वर्ग। त वर्ग को तू भी बोला जाता है, जिस प्रकार च वर्ग को चू, क वर्ग को कु, त वर्ग को टू, तो त वर्ग को टू, प वर्ग को कु। तो त वर्ग में भी कुल 5 वर्ण आते हैं, त, थ, द, ध, न। त वर्ग का पहला वर्ण त, त वर्ग का दूसरा वर्ण थ, त वर्ग का तीसरा वर्ण द, त वर्ग का चौथा वर्ण ध, त वर्ग का 5वां वर्ण न। ठीक है, उसके बाद में आता है प वर्ग। प वर्ग को पू बोला जाता है, प, फ, ब, भ, म। प वर्ग का पहला वर्ण प, प वर्ग का दूसरा वर्ण फ, प वर्ग का तीसरा वर्ण ब, प वर्ग का चौथा वर्ण भ, प वर्ग का 5वां वर्ण म। उसके बाद में आता अंतस्थ व्यंजन, जिनका नाम है य, र, ल, वह। उसके बाद में आता ऊष्म वर्ण श, 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 ह। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठे होता है, और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान औष्ठ होता है। ये आपको ऐसे सामान्य बात आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखो कि व्यंजनम की परिभाषा क्या है, कि यदा व्यंज्यात् परे व्यंजनम अथवा स्वर आयति तदा हल संधि भवति। तदा हल संधि भवति, कि जब व्यंजन के किसी व्यंजन का से मेल हो जाता है, या व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल हो जाता है, उन मेल में जो विकार होता है, उन मेल में जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजनम संधि कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे अपन व्यंजनम संधि के निम्न भाग हैं, जैसे सचुतव संधि, सटुतव संधि, जस्तव संधि, चतुर्व संधि, अनुस्वार संधि, प्रस्वरण संधि। अब देखो सचुतव संधि का भी एक सूत्र है, जिसका नाम है स्तो, छचुना, छचु। ये हल संधि का या व्यंजन संधि का पहला भाग है, जिनका नाम है छचुतव संधि, जिसका सूत्र है स्तो, छचुना और शशुह। स्तो का मतलब होता है, इसमें स का मतलब होता है शकार, जो य स जिनका उच्चारण स्थान दंत्य है, य स जिनका उच्चारण स्थान दंत्य है, और ये ऊष्म वर्ण में आता है। उसके बाद में आता है त वर्ग, त वर्ग।
वर्ग का मतलब होता है त वर्ग। तो त वर्ग में कुल 5 वर्ण आते हैं, त थ द ध न। तो ध्यान दो, स त थ द ध और न। मैंने कहा था कोई भी हम संधि को सॉल्व करते हैं तो पद हमारे पास कितने होते हैं? पद हमारे पास 2 होते हैं, एक पहला पद, एक दूसरा पद। तो ये पहले पद के अंत में मिलेंगे। ये जो व्यंजनम है, ये जो सकार है, ये जो त वर्ग का पद अलग अलग वर्ण है, ये हमें पहले पद के अंत में मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता छचुना। छचुना का मतलब होता है, श का मतलब होता है सकार, जिनका उच्चारण स्थान तालव्य है, जिनका उच्चारण स्थान, इस स का उच्चारण स्थान दंता है और इस श का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है। अब देखो चू। चू का मतलब होता है च वर्ग, च श ज ज य। तो क्या आना चाहिए? च श ज झ और य आना चाहिए। ये हमें प्रिय विद्यार्थियों कहां मिलना चाहिए? जब हम दूसरे पद की ओर ध्यान देते हैं तो दूसरे पद के प्रारंभ में या शुरुआत इन्हीं वर्णों से ही होनी चाहिए, श या च श ज झ य से ही होनी चाहिए। तो देखो परिवर्तन प्रिय विद्यार्थी इनमें नहीं होगा, जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा वो इनके स्थान पर होगा। अब देखो इनके स्थान पर किस प्रकार परिवर्तन होता है। यदि पहले पद के अंत में हमें क्या मिल रहा है? स मिल रहा। ठीक है। अब दूसरा पद या उत्तर पद का प्रारंभिक में चाहे ये श आए, चाहे च वर्ग का कोई भी वर्ण आए, च वर्ग का चाहे च आए, चाहे श आए, चाहे ज आए, चाहे झ आए, चाहे य आए, कोई भी वर्ण आए तो इस स के स्थान पर ये श हो जाएगा। कौन सा स हो जाएगा? यह शकार वाला हो जाएगा, तालव्य। ठीक है। माना कि स भी नहीं आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, यदि उनके स्थान पर क्या आ रहा है? त आ रहा है, और त के बाद में चाहे श आए, चाहे च वर्ग का कोई भी एक वर्ण आए तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाए। क्यों? क्योंकि त वर्ग का पहला वर्ण त है तो उसके स्थान पर च वर्ग का पहला वर्ण च हो जाएगा। देखो ये च वर्ग का पहला वर्ण च है और ये त वर्ग का पहला वर्ण त है, तो इस त का परिवर्तन इस च में हो जाएगा। ठीक है। माना कि हमें स भी नहीं मिल रहा है या त भी नहीं मिल रहा है, यदि हमें क्या मिल रहा है? थ। तो थ के स्थान पर इस थ का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस श में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि थ के बाद में चाहे श आए, चाहे च वर्ग का कोई भी एक वर्ण आए, स वर्ग में से कोई भी, च वर्ग का कोई भी एक वर्ण आए तो इस थ के स्थान पर श हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह त वर्ग का दूसरा वर्ण है तो च का दूसरा वर्ण क्या होगा? श ही होगा। माना कि त और थ भी नहीं मिल रहा है, स भी नहीं मिल रहा है, उनके स्थान पर हमें द मिल रहा है। क्या मिल रहा है? द मिल रहा है। और द के बाद में चाहे ये शकार आए, चाहे च वर्ग का कोई भी एक वर्ण आए तो इस द, अब ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो च वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? झ। तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा? झ। अब देखो माना कि उनके स्थान पर हमें ध मिल रहा है, ध मिल रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में शकार या च वर्ग से कोई भी एक वर्ण मिल रहा है तो इस ध का भी क्या हो जाएगा? झ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त वर्ग का चौथा वर्ण ध है तो च वर्ग का चौथा वर्ण झ हो जाएगा। माना कि न आ रहा है और न के बाद में शकार या च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो न है ये त वर्ग का 5वां अक्षर है और ये परिवर्तन किस में करेगा? च वर्ग के 5वां अक्षर में परिवर्तन करेगा। ठीक है। तो ये दोस्ती स की दोस्ती श से हो जाएगी, त की दोस्ती च से हो जाएगी, थ की दोस्ती श से हो जाएगी, द की दोस्ती झ से हो जाएगी, ध की दोस्ती झ से हो जाएगी और न की दोस्ती न से हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि श सकार या त वर्ग के बाद में श सकार या च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उनके स्थान पर श या च वर्ग क्रमशः हो जाएगा।
जैसे मैं प्रिय विद्यार्थियों एक उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया उत, और उत के बाद में मैंने लिख दिया है चारणम। ठीक है, आप देखो अपने को सर्वप्रथम इतना ध्यान देना, कोई भी संधि करते समय पहले आप पूर्व पद का पता करो, ये पूर्व पद, एक उत्तर पद का पता करो, ये उत्तर पद। आप देखो मित्रता किनके मध्य होगी, इस त और च के मध्य होगी। ठीक है, अब पहले पद के अंत में ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये त मिल रहा है, और ये त के नीचे क्या है, एक तिरछी लाइन है, इसे हलंत बोला जाता है, क्योंकि इसके साथ, इस त के साथ कोई भी स्वर का मेल नहीं है। इस त के साथ कोई भी स्वर का मेल नहीं है। जैसे न के नीचे हलंत खींच दिया तो न के साथ भी कोई भी स्वर का मेल नहीं है। ठीक है, और त के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। ठीक है, च आ रहा है, याद रख लेना, और दूसरा पद को आप पूरा पूरा लिख देना, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चारणम का चारणम लिख देना। ठीक है, तो ये त का परिवर्तन किसमें होगा, मैंने कहा था त के बाद में कोई भी च वर्ग से कोई भी एक वर्ण आए तो त वर्ग का ये तो पहला वर्ण है, तो च वर्ग का भी पहला वर्ण हो जाएगा। तो ये त परिवर्तन किसमें कर लेगा, च में कर लेंगे। च कैसा होगा, आधा लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। तो ऊ का ऊ लिख दिया जाएगा, क्योंकि इस त का परिवर्तन किसमें हुआ, च में। ये त हलंत है तो ये च भी हलंत है, और च के बाद में कोई स्वर है नहीं, तो इसलिए च को क्या लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। यदि च के बाद में कोई स्वर होता तो स्वर की क्या लगा देते, मात्रा, यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, तो चारणम का क्या लिखा दिया जाएगा, चारणम। क्या बन जाएगा, उच्चारणम। क्या बन जाएगा, उच्चारणम। अब उच्चारणम का संधि विच्छेद पूछे कि उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या है, तो आप बताओगे उत धन चिन्ह चारणम, उत धन चिन्ह चारणम, उच्चारणम। ठीक है, एक जैसे मैंने एक और दे रहा हूं, जैसे हरि धन चिन्ह शेते। ठीक है, ये हमारा पहला पद और ये हमारा दूसरा पद। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, श, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको ये श दिख रहा है। मैंने कहा इस श के बाद में चाहे ये श आए, चाहे च वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तो ये स किसमें परिवर्तन करेगा, स तालव्य में परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, हरि का क्या लिखा जाएगा, हरि, इस स को कैसा लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई भी स्वर नहीं है। इस स को आधा लिख दिया, उसके बाद में दूसरा पद है वैसा का वैसा आप लिख दो, हरीश शेते। इस प्रकार लिखना है, हरीश शेते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह स क्यों आया है, क्योंकि ध्यान देने योग्य बात है, जो पुल्लिंग शब्द होता है और उसके बाद में जो विसर्ग होता है, विसर्ग के स्थान पर ही स का आदेश हो रहा है। क्योंकि जब हम संधि करते हैं, जैसे राम ह, ठीक है, और ये राम हमें कहीं संधि में मिलता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, राम से लिख देते हैं। जैसे ये हरि, क्या है, ये हरि, और हरि के बाद में यहाँ पर क्या लग रहा है, विसर्ग, और यहाँ पर हरि के बाद में क्या लग रहा है, स लग रहा है। ये स किनके स्थान पर लगेगा, ये विसर्ग के स्थान पर ही लगेगा, क्योंकि जब हम सचुत संधि करते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या लगा देते हैं, स लगा देते हैं, और उनके बाद में हम संधि करते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण समझा रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया राम श चरित्र। ठीक है, क्या लिख दिया, रामशः धन चिन्ह चरित्र। देखो यदि रामशः हमें कहीं पुल्लिंग के शब्द में मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, राम। ठीक है, यह राम के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग, तो इसी विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर क्या आ रहा है, श, और स के बाद में कोई भी च वर्ग का या च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो इस स के स्थान पर किसका विकार होगा, श का होगा। तो का ये स लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, चरित्र, रामशः चरित्र। इस के स्थान पर आप विसर्ग ही लगा सकते हो, लेकिन सचुत संधि करेगा तब आपको विसर्ग नहीं मिलेगा, उसके स्थान पर क्या मिलेगा, विसर्ग के स्थान पर क्या मिलेगा, श मिलेगा, ये याद रख लेना। आगे हम पढ़ेंगे निम्न उदाहरण। अब देखो निम्न उदाहरण छचुत संधि की। जैसे पहला पद में पूर्व पद में क्या लिखा हुआ है, तत् लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है। ये संधि नहीं है, ये संधि विच्छेद है। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे। देखो अब मेल किनका होगा,
पहले पद के अंत में क्या लिखा हुआ है, त लिखा हुआ है, और दूसरे पद के आगे क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो देखो चतुर्थ संधि में क्या है, इसका एक नियम होता है, वह नियम आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि स या त वर्ग के बाद में श या च वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है तो इस त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ये त वर्ग का त पहला वर्ण है और च वर्ग का पहला वर्ण क्या है, च, तो इस त का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च में हो जाएगा। तो त का त लिखा जाएगा और इस च का आधा च लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये च हलंत है, इस च के साथ कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है, और जिस वर्ण के साथ स्वर की मात्रा नहीं होती है उसे क्या लिखा जाता है, आधे रूप में लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, च लिखा जाएगा, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पद में क्या लिखा हुआ च, तो पूरा पूरा क्या लिखा जाएगा, तच्च, क्या लिखा जाएगा, तच्च। और यदि संधि युक्त नाम पूछे कि कौन सी संधि है तो आप बताओगे छछुतव संधि, कौन सी संधि बताओगे। अब तच का यदि संधि विच्छेद करना तो आपको करना पड़ेगा ततः धन चिन्ह च, और तत और च को जोड़ोगे तो बन जाएगा तच। अब देखो दूसरा पद क्या, पहला पद क्या है, रामशः, और इसे यदि अलग से लिखा जाए तो आप राम भी लिख सकते हो, और ये विसर्ग के स्थान पर ही श का आदेश हो रहा है, क्योंकि राम से हम क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, च लिखा हुआ है, तो राम का राम लिख दो। हमें ध्यान कहां देना है, इस स के स्थान पर, इस श के बाद में च आए या च वर्ग का कोई भी एक वर्ण आए तो ये स का परिवर्तन किस में होगा, श तालव्य में होगा। ये स हलंत है तो ये श भी हलंत लग जाएगा। और दूसरा पद में क्या लिखा हुआ है, च, तो च का च लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, रामशः, क्या बन जाएगा, रामच, ठीक है। कौन सी संधि है, छछुत। अगला पद, जैसे पहला पद है उसमें लिखा हुआ कश, दूसरे पद में लिखा हुआ चित्तो, ठीक है। आप इधर ध्यान दो, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, श आ रहा है, दूसरे पद के प्रारंभ में या शुरुआत में क्या आ रहा है, च आ रहा है। यदि श के बाद में च आए या च वर्ग का कोई भी एक वर्ण आए तो इस ये स किसमें परिवर्तन होगा, ये श तालव्य श में परिवर्तन होगा। देखो ये स हलंत है तो इस श को भी कैसा लिखा जाएगा, हलंत के रूप में लिखा जाएगा। अब देखो पहले पद से हमारे पास क्या बचा, क, और इस स का परिवर्तन किस में हो गया, श में। ये स कैसा है, आधा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा जा रहा है, च। अब इनके ऊपर मात्रा किसकी आएगी, ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा इन दोनों वर्णों के ऊपर आएगी, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, कच्चित, कच्चित का मतलब क्या हो जाएगा, कच्चित। कौन सी संधि है, छछुत, ठीक है। यदि कच्चित का आपको संधि विच्छेद करना पड़े तो लिखना है कस धन चिन्ह चित्त। उसके बाद में लिखा हुआ है, पहला पद है उद और दूसरा पद है जवल, उद धन चिन्ह जवल, ठीक है। पहले पद के अंत में क्या लिखा हुआ है, द, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या लिखा हुआ है, ज, ठीक है। ये ज आता है, हलंत के रूप में लिख दिया। आप देखो इस ध का परिवर्तन किसमें होगा और क्या होगा, क्योंकि द के बाद में च वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो ये त वर्ग का द है जो 3 नंबर पे है, तीसरा वर्ण है, तो च वर्ग का भी तीसरा वर्ण हो जाएगा। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, ज है, क्या है, ज। अब देखो ऊ का ऊ लिखा जाएगा, इस ज को आधा लिखा जाएगा क्योंकि इसके बाद में कोई भी स्वर की मात्रा है नहीं, और उसके बाद में ये क्या लिखा जाएगा, ज्वल, क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। और उज्ज्वल में कौन सी संधि है, छछुतव संधि या हल संधि, ठीक है। अब उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उद धन चिन्ह ज्वल। अब देखो अगला है
दूसरा चरित्र। पहला पद क्या लिखा हुआ है? और दूसरा पद लिखा हुआ है चरित्र। पहला पद क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और दूसरा पद क्या लिखा हुआ है? चरित्र। तो पहले पद के अंत में क्या है? श। आप देखो श या त वर्ग हो, उनके बाद में श या च वर्ग हो, तो श के स्थान पर क्या आएगा? श ताल्य वाला आ जाएगा। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख दोगे? स लिख दोगे, और इसके बाद में तो आपको चरित्र का चरित्र लिखना ही है, तो दू का दू लिख दो, इस श को आधा लिख दो, और उसके बाद में क्या लिख दोगे? चरित्र। क्या लिख दोगे? चरित्र। क्या बन जाएगा? दुष्चरित्र। कौन सी संधि है? संधि का नाम क्या है? बताओगे? छचुतव। छचुतव संधि का सूत्र क्या है? इस्तो छचुना शचु। इस्तो छचुना छचु। अब देखो पहला पद क्या लिखा हुआ है? सद। दूसरा पद क्या लिखा हुआ है? जन। ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो द के स्थान पर किसका कौन सा वर्ण आएगा? ज आएगा, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? जन लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? छजन। क्या हो जाएगा? छजन। छजन में कौन सी संधि है? बताओगे? छचुतव। कौन सी संधि का भाग है? हल संधि का भाग है। उसके बाद में लिखा हुआ है चारिगिनो, और उसके बाद में लिखा हुआ है जय। ये न आया। क्या आया यहां पर? न आया। इधर ध्यान। पहला पद लिखा हुआ है शार्ंगिनो, शार्ंगिनो, और उसके बाद में लिखा हुआ है जय। ये न आया है। ये त वर्ग का पांचवा अक्षर, ध्यान रखना, त वर्ग का पांचवा अक्षर न है, और उसके बाद में क्या आ रहा है? ज आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ज आ रहा है। तो ये त वर्ग का पांचवा अक्षर है, उसके बाद में च वर्ग का कोई भी वर्ण आए, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर न है, तो च वर्ग का पांचवा अक्षर आएगा। तो न के स्थान पर च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? ये होगा। तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? शा का शा, रिंग, और यह का इस न के स्थान पर यह लिखा जाएगा, और उसके बाद में क्या लिखा जाएगा? जय। शार्ंगिन जय। कौन सी संधि है? छचुतव। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? सत धने चित्त। ठीक है, अब त के स्थान पर त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? च, क्योंकि च वर्ग का दूसरे पद में च वर्ग आया हुआ है, तो श का स लिख दो, इस च को आधा लिख दो, और उसके बाद में क्या लिखोगे? छचित। छोटी ई की मात्रा दोनों वर्णों के ऊपर लगेगी। क्या हो जाएगा? छचित। कौन सी संधि है? छचुतव। अब आपको इतना ही ध्यान रखना है, हल संधि को व्यंजनम संधि कहा जाता है। छचुतव संधि का सूत्र है इस्तो शचुना शशु। इस्तो का मतलब होता है श सकार या त वर्ग के बाद में या पहले स या च वर्ग आ जाता है, तो स या त वर्ग के स्थान पर कर्मश श या च वर्ग हो जाता है। यह सूत्र आप याद रख लेना, और उस सूत्र के आधार पर आपकी छचुतव संधि स्वर